उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही आई है। ग्लेशियर टूटने से नदियों का मुहाना खुल गया है। तूफान डैम टूट गया है। 150 लोगों की हलाकत का अंदेशा है। अब तक कुछ लाशें निकाली जा चुकी हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। जोशीमठ के करीब गांव में कई घर पानी में बह गए हैं। लोगों में खौफ का माहौल है। हुकूमत ने किसी भी अफवाह पर तवज्जो न देने की अपील की है। और वहीं वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में वो उत्तराखंड हुकूमत के साथ हैं। उन्होंने हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। एक ग्लेशियर टूटने की वजह से वहां नदी का जलस्तर बढ़ गया। नुकसान की खबरें धीरे धीरे आ रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। वहां 2-1 दिन पहले ही काफी बर्फबारी भी हुई थी। मौसम काफी ठंडा है। लोगों की परेशानी कम से कम करने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली के तूफान में वाक़े रेनी गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया और सान्हे के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने महलूकीन के वर्षा के लिए माली मदद का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि महलूकीन के वर्षा को हुकूमत 4 लाख रुपए देगी। हमारे अभी मृतक हैं, उन सबको हम 4 लाख रुपए का मुआवजा राज्य सरकार देगी। डॉक्टर्स की टीम हमारे पास है। हमारे पास रेस्क्यू के लिए हमारे पास आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, ये सब हमारे पास है। हेलीकॉप्टर्स हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे। जो भी उसके लिए जो एक रेस्क्यू टीम चाहिए वो हमारे पास पूरी उपलब्ध है और उसके लिए जो एक्सपर्टीज चाहिए वो हमारे पास उपलब्ध है। एमआईएम ने बिहार में भी कामयाबी के बाद अब गुजरात में भी एंट्री मारी है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में एमआईएम ने अपने 21 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अहमदाबाद में एमआईएम की जानिब से जलसे आम मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी सदर व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी भी शरीक हैं। अपने खिताब के दौरान असदुद्दीन अवैसी ने मौजूदा बीजेपी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने नुमाइंदों को भी उतारा है। मैं तो ये कहूंगा कि आज का दिन गांधी के गुजरात का सबसे अहम दिन है, क्योंकि जब गुजरात की तारीख लिखी जाएगी उस दिन ये लिखा जाएगा कि गुजरात में 7 फरवरी 2021 को एक ऐसा शख्स आया जिसकी गुजरात वालों को बरसों से तलाश, जो संविधान की रक्षा की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, डेमोक्रेसी में रहकर अपने राइट्स इस्तेमाल करने की बात करता है, जो आपकी मेरी तमाम मुस्लिमों की हक की आवाज है, और उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इस मुल्क के अंदर अगर हर सियासी जमात को हर जगह जाकर इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, तो एक पत्रकार ने आज असद साहब से पूछा कि आप गुजरात आए हैं, मोदी साहब के, अमित शाह साहब के गुजरात में आप आए हैं, एक बात
अच्छी तरह से समझ लीजिए, जो सवाल कर रहे और जो ये समझ रहे कि ये राज्य, ये गुजरात हमारा है, तो हम सिर्फ गुजरात की बात नहीं कर रहे, ये मुल्क किसी के, ये मुल्क किसी के। और महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की गवर्निंग बॉडी में एमपी कोटे से 2 नए मेंबरान का इजाफा हुआ है। रियासती हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी करके एमपी इम्तियाज जलील और एमपी डॉक्टर फौजिया तहसीन खान की तकर्री का ऐलान किया है। अवामी हल्कों में इन तकर्रियों को लेकर मसरत का इजहार किया जा रहा है, लेकिन वक्फ के जानकारों ने इसे आजमाइश से ताबीर किया है। न्यूज़ 18 की टीम ने इस मामले में माहिरीन से बातचीत की तो मिले जुले तासुरात सामने आए। इस वक्त हम महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के रियासती दफ्तर यानी पंचक्की में खड़े हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत एमपी इम्तियाज़ जलील और एमपी फौजिया तहसीन खान को वक्फ बोर्ड का मेंबर बनाया गया है। वक्फ बोर्ड के मेंबरान की तादाद यूँ तो 10 होती है, लेकिन फ़िलवक्त अभी 6 मेंबरान ही है, जबकि 4 मेंबरान का तकर्रुर होना बाकी है। नए मेंबरान से अवाम को काफ़ी तवक्कुआत वाबस्ता है। वक्फ बोर्ड यानी मसाइल का अंबार। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर ना मुस्तकिल सीईओ है और ना ही बोर्ड पूरी तरह से कारकर्द। अब ये नए मेंबरान किस तरह से ये बोझ उठाते हैं, इस ताल्लुक़ से हमने दानिश्वरों से और उलमा से जानने की कोशिश की। वो क्या कहते हैं, सुनिए उनकी ज़बान। औरंगाबाद शहर के रुकन पार्लियामेंट और मोहतरमा डॉक्टर फौजिया खान साहिबा को वक्फ बोर्ड पर नामजद किया गया है। बड़ी खुशी की बात है, लेकिन मामला ये है कि सिर्फ इन दोनों के नामजद कर देने से मसला हल नहीं हो जाता है। सरकार को चाहिए कि इस सिलसिले में वो और भी दीगर मेंबरान को तय करे, नामजद करे, और इसका सीईओ भी होना चाहिए। तो इसका निज़ाम पूरी तरीके से अच्छे अंदाज में चलेगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला इंतहाई नाजुक से नाजुकतर हो गया है। हमें उम्मीद है कि वक्फ बोर्ड के जो मसाइल है, देरीना मसाइल, और जो बदनाम हुआ है वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड के जो हालात है, वहाँ का स्टाफ नहीं है, वहाँ पर जो है फाइलें गायब है, वहाँ पर ग्रांट नहीं है, फंड नहीं है, ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर तहरीक औकाफ ने गुज़िश्ता 3 साल से मुसलसल आवाज़ें उठाई है, हुकूमत से भी नुमाइंदगी की है, कई मसाइल में फ़ायदा भी हुआ है। हमें उम्मीद है इन 2 मेंबरान से, और कि ये बहुत जल्द बोर्ड की जो है तश्कील पाएगा और जो मसाइल है उसको हल करने के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये लोग माजी की गलतियों को न करते हुए, बोर्ड इंडिपेंडेंट है, बोर्ड को पूरे इख्तियारात हैं, और बोर्ड अगर चाहे तो हमारी बाप दादाओं की जो अजदादें हैं, जायदादें हैं, उसको बचा सकते हैं। वक्फ यानी अल्लाह की अमानत। माहिरीन ने इन नए मेंबरान से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी है, लेकिन ये कांटों भरा ताज है, और इस इम्तिहान में ये मेंबरान कितने कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो उलझा हुआ मामला है, जो मसाइल है, वो हल होंगे। अजहरुद्दीन, न्यूज़ 18 उर्दू, औरंगाबाद। राजधानी दिल्ली में कारपोरेशन की 5 सीटों पर ज़िमनी चुनाव होना है। इस सिलसिले में 28 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, लेकिन 5 सीटों में से 2 मुस्लिम अक्सरियत वाली सीटें हैं। एक सीट सीलमपुर असेंबली हल्के के चौहान बांगर वार्ड की सीट है, जहां साफ सफाई, ट्रैफिक जैम और तबलीगी जमात जैसे मुद्दे गर्म हैं। कांग्रेस की जानिब से यहां पर साबिक रुकन असेंबली चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद उम्मीदवार हैं। वहीं साबिक रुकन असेंबली हाजी इशराक खान आम आदमी पार्टी की जानिब से उम्मीदवार हैं। इस वक्त कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लफ्जी जंग जारी है। मेरे एमसीडी के अंडर जो काम आता है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा सफाई है। चौहान बांगर वार्ड बहुत गंदा है, बहुत गंदगी है। मेरा पहला मुद्दा सफाई है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इलाके को चमकाने का काम करूँगा इंशाल्लाह। आपने कोई रोड मैप बनाया होगा कि मुझे ये काम करने हैं, ये कमियां हैं, तो उसके लिए आवाम से क्या कहेंगे कि मैं आपके लिए सबसे पहले ये करूँगा और इससे आपको ये सहूलत होगी? सबसे पहले मेरा काम है सफाई का।
मेरे एरिया के अंदर 300 कर्मचारी हैं, 150 गलियां हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब सफाई हो तो गली के लोग उसकी प्रूफ गली वाले दें लिख के कि हाँ सफाई हुई है, उस पर मैं काम करूँगा। दूसरा मेरा जो एमसीडी ना भ्रष्टाचार फैलाया हुआ एरिया के अंदर, जो लेंटरों से पैसा खाता है, नाजायज़ दुकानों के फैक्ट्रियों के चलान करती है, उसका काम है, उसको रोकूंगा, अंकुश लगाऊंगा। एक मेरा है लड़कियों के लिए लाइब्रेरी का। मैं इस 8 महीने के अंदर कोशिश करूंगा कि इलाके के अंदर लड़कियों के लिए एक लाइब्रेरी बनवाऊँ। लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके जो अलग अलग जगह पोस्टर लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर लगा हुआ है कि बीजेपी नाकाम हो गई, एमसीडी चला नहीं पाई तो केजरीवाल को वोट दो। आपकी तरफ से लगाया गया कि मौलाना साहब पर मुकदमा क्यों चलाया। तो तबलीगी जमात का इस इलेक्शन से क्या काम है इसमें? तबलीगी जमात का बिल्कुल उस इलेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ना तबलीग के बारे में हमने कोई पोस्टर पहले निकाला। पहले इलाके के विधायक ने एक पोस्टर निकाला कि मरकज़ का ताला खुला हुआ है। हमें खुशी हुई कि मरकज़ का ताला खुला हुआ है तो अच्छी बात है। हम जाके देखे वहाँ लोगों ने, तो वहाँ से वीडियो आई कि ताला तो आज भी लगा हुआ है। जब ताला लगा हुआ है तो जब विधायक जैसे पद पे बैठा हुआ आदमी खुलेआम पोस्टर लगा के झूठ बोल रहा है, तो उसका हमने जवाब दिया कि जब ताला लगा हुआ है तो ये क्या है। वो कहते हैं कि हमने ताला खुलवा दिया, तो ताला तो लगा हुआ है आज भी। अगर ताला नहीं लगा तो तुम हमें लेके चलो, हम तो खुश होंगे इस बात से ताला नहीं लगा हुआ। लेकिन वह ताला लगा हुआ था, इसी पे हमने पोस्टर लगाया। देखिए, जो अभी 3 चुनाव इन्होंने असेंबली के लड़े और उसके बाद एमसीडी में चुनाव लड़े, तो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने इन्हें बड़ी तादाद में वोट दिया। और जिसको वोट देते हैं उससे उम्मीद भी करते हैं कभी कोई मुसीबत आए तो उसमें साथ दे। जो यहाँ पर एनआरसी का मामला चला, उसमें इन्होंने कहीं किसी भी जो धरने चल रहे थे कहीं नहीं गए, बल्कि ये कहा कि अगर मेरे पास पुलिस होती तो मैं 2 घंटे में शाहीन बाग खाली करवा देता। उसके बाद जो रॉइट हुए, रॉइट में इन्होंने कहीं भी किसी भी स्पॉट पर नहीं गए। पुलिस नहीं सुन रही थी, तो लेकिन डीएम इनका था, डीएम चाहता तो फौज को बुला सकता था, उन दंगों को रोका जा सकता था। उसमें नुकसान किसी का कम हुआ, किसी का ज़्यादा हुआ, लेकिन नुकसान तो हुआ ना। उसके बाद इन्होंने कहा मुआवजा देंगे, मुआवजा लोगों को दिया नहीं। बहुत कम लोग, मुश्किल से 10-20% लोगों को इन्होंने मुआवजा दिया। आज लोगों को उठाया जा रहा है। सैकड़ों बच्चे हमारे जेलों में बंद हैं, उन पर मुकदमे लगे हैं, जमानतों में लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, कहीं उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया। हमने 5 साल पहले भी काम करके दिखाया है लोगों को, जो 21 सालों में काम नहीं हुए थे, वो काम हमने 5 साल में करके दिखाए हैं। और इंशाल्लाह अपने वार्ड के अंदर भी ऐसा कुछ करके दिखाएंगे तो लोग देखेंगे इंशाल्लाह। जी, कांग्रेस के लोग या अपोजिशन दूसरे लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 300 के करीब जो है कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, लेकिन सब काम पे नहीं आते, करप्शन है, वसूली होती है। कि सबको रोक पाएंगे आप? एक तो पूरी एमसीडी में, इस बात की बात नहीं है, पूरी दिल्ली की बात है। एमसीडी 20 सालों से गड़बड़ है मामला, 15-20 सालों से, और उसमें कोई देखभाल नहीं है। इंशाल्लाह जो 22 में इलेक्शन होंगे, हमारी पार्टी पूरी दिल्ली में लड़ेगी और जीत के आएंगे इंशाल्लाह हम। और जब देखना, जैसे हमारे केजरीवाल जी ने काम कराए 10 साल, पिछले 5-7 साल में 3 दफे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और रेगुलर जो दिल्ली में काम करा है, बिजली का, पानी का, स्कूलों का, मतलब विकास का ढेर लगा दिया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। एक 30 साल के इंसान के लिए 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर
देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे, अलार्म आपको हर सुबह सिर्फ नींद से उठाता है, पर जगाता है क्या? मुल्क की हर खबर पर रहेगी हमारी नजर, इसलिए हम लेकर आए हैं आज की ताजा खबर। सुबह के 9 बज चुके हैं। ताजा खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तो अब सिर्फ उठिए नहीं, जागिए। मुल्क के हर कोने में फैला है जहरीली वबा का कहर, लेकिन हर वक्त हर पल मुस्तैदी से निभाते हैं हम अपनी जिम्मेदारी, ताकि मिले आपको हर शहर की हर खबर। देखिए खास बात इंडिया न्यूज 18 उर्दू पर। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 55 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है अंजुमन रायचूर कर्नाटक के ज़ेर एहतमाम मुसलमानों की माशी, तालीमी और सियासी सूरत हाल पर एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। कॉन्फ्रेंस की सदारत कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के लीडर डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने की। इस मौके पर मेहमानान खुसूसी दिल्ली के मारूफ IAS IPS के कोच समीर अहमद सिद्दीकी ने कहा कि भाईचारा, इत्तेहाद व इत्तेफाक से ही हर शोबे में मुसलमान तरक्की कर सकता है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम तलबा को सिर्फ तालीम की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन्हें मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिहाज से ही तरबियत देने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी शुरुआत है जो रायचूर के अवाम ने की है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए बेदारी, इलेक्शन में अपना हक मांगने का तरीका, और जो नफ़रत फैलाई जा रही है सोशल मीडिया से, उसको रोकने के लिए आज एक बड़ा अनोखा प्रोग्राम था, जिसमें हमारे जो तरीके रहे हैं उससे हटकर, यानी खाना पीना या फिर कव्वाली मुशायरा ना होते हुए एजुकेशन की बातें की गई। और ये एक बहुत ज़बरदस्त शुरुआत है, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर लोग यहाँ शामिल हुए, मतलब वो अपने देश के भलाई के लिए बदलना चाहते हैं, ऐसा महसूस अब होने लगा। मेरठ में 1987 में हुए फ़रक़ावाराना फसादात मामलों में 33 साल बाद मकामी अदालत ने वारंट जारी किया। अदालत ने 108 मुलजमीन के खिलाफ वारंट जारी किया। 33 साल बाद मुकदमों में नामजद मुलजमीन को तलाश करना पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है। अब तक पुलिस ने 108 में से एक शख्स की शनाख्त करके जेल भेजा है। भोपाल में कोरोना के एक्टिव मामले कम होते ही अदबी प्रोग्राम के इनेकाद का सिलसिला शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश उर्दू राब्ता कमेटी के ज़ेर एहतमाम भोपाल हिंदी भवन के महादेवी हॉल में कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। मारूफ लीडर अंजहानी कैलाश सारंग की याद में मुनक्किदा मुशायरे की सदारत के फ़राइज़ उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के साबिक़ गवर्नर डॉक्टर अजीज़ कुरैशी ने अंजाम दिए, जबकि भोपाल के मारूफ नाज़िम मुशायरा बदर वास्ती ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। अंजहानी कैलाश सारंग भोपाल के मारूफ सियासी लीडर के साथ उर्दू के सहाफ़ी भी थे। उन्होंने भोपाल से रोज़नामा अयाज़ जारी किया। मुशायरे में शोरा ने अपने बेहतरीन कलाम से सामीन को महसूस किया। हमने तुमने कभी जिक्र छेड़ा नहीं, फिर जमाने को कैसे खबर हो गई। लगा के आस बड़ी दूर से मैं आई हूँ, जुबां पे अपनी हजारों दुआएं लाई हूँ, जुबां पे अपनी हजारों दुआएं लाई हूँ। मुझे सलीका नहीं है कोई मोहब्बत का, इसीलिए
लेते थे तेरा नाम वजू करके सभी, अब तो करते हैं वजू लोग तेरे नाम के बाद। और एक जो आंखों से पिया था तेरी चलते चलते, एक जो आंखों से पिया था तेरी चलते चलते, जाम वैसा न मिला फिर कोई उस जाम के बाद। एक जो आंखों से पिया था तेरी चलते चलते, जाम वैसा न मिला फिर कोई उस जाम के बाद। और रुक के दस्तक मैं कहीं देता अगर क्या देता, रुक के दस्तक मैं कहीं देता अगर क्या देता, कोई दर ही न जचा तेरे दरो बाम के बाद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बंगाल के हल्दिया जिले में अवामी जलसे से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने ममता दीदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने पर दीदी भड़क जाती हैं, लोगों को सेंटर की स्कीमों का फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब बंगाल के लोग आने वाले इलेक्शन में सही फैसला करेंगे। सरकारी संरक्षण में लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे, जब सड़कों पर आए दिन खून खराबा होगा, जब सरकारी भर्तियां पार्टी के लोग करेंगे, तो बंगाल के सामान्य नौजवान को रोजगार कैसे मिलेगा। साथियों, बंगाल में आप दीदी से अपने अधिकार की बात पूछ देंगे तो वो बौखला जाती है, चिलमिला जाती है। यहां तक कि भारत माता की जय के नारे लगा दो तो भी वो नाराज हो जाती है। लेकिन देश के खिलाफ बोलने वाले कितना भी जहर उगल दे, दीदी को गुस्सा ही नहीं आता है। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में हुनर हाट को मजीद 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और लोगों की दरख्वास्त पर हुनर हाट की तारीख में तोसी की गई। नकवी ने कहा कि आज़ादी के 75वें बरस के मौके पर मुल्क भर में 75 हुनर हाट के स्टॉल लगाए जाएंगे और 7 लाख से ज्यादा दस्तकारों और कारीगरों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सरकार की रिक्वेस्ट थी, लोगों की बहुत प्रबल मांग थी कि 3 दिन 4 दिन इसको और बढ़ाया जाए। पहला मौका है कि हुनर हाट को एक का एक्सटेंशन दिया गया है। आज़ादी के 75वें वर्ष में 75 हुनर हाट का पूरा करेंगे और 7,50,000 से ज़्यादा दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार के मौके देंगे। कौशल को काम का एक हमारा संकल्प है और हुनर को हौसला हमारा लक्ष्य है। तो कौशल को काम और हुनर को हौसला, ये हमारे संकल्प और लक्ष्य का हुनर हाट प्रतीक और प्रमाण है। और हुनर हाट सचमुच हमारे दस्तकारों शिल्पकारों का एक एम्पावरमेंट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज साबित हो रहा है। हमने अपने खास प्रोग्राम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजूस की यंग जीनियस जुनैरा से। आइए देखते हैं हमारे प्रोग्राम में आने के बाद उनका तजुर्बा कैसा रहा। बायजूस यंग जीनियस के सफर में हम मिले एक ऐसी करिश्माई एंटरप्रेन्योर से जो कि अपनी से दुगनी उम्र के लोगों को हैंडल करती है। एक टेक कंपनी की सीईओ हैं। आइए पूछते हैं हैदराबाद की जुनैरा खान से कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस कैसा लगा। जुनैरा, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। कैसा लगा आपको बायजूस यंग जीनियस? ऑनेस्टली मुझे बायजूस यंग जीनियस बहुत पसंद आया। मतलब कि आपके साथ जो एक्सपीरियंस था, इट वाज ग्रेट। और आपकी टीम, इट वाज अमेजिंग टू मीट योर टीम आल्सो। जुनैरा, मुझे बताइए, राजकुमार राव से आप मिली, वो कैसा लगा आपको? राजकुमार राव से मिलना तो इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और सबसे बड़ी बात, आपने उनको अपना ऐप भी दिखाया ना? यस, मैंने उनको अपना ऐप दिखाया। गुड। अब आप क्या कर रही हैं? आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है? मेरा अगला प्रोजेक्ट है कि मैं अपने टीम मैनेजर को और अच्छे से, मतलब कि और ज्यादा फंक्शनल बनाऊंगी। बिल्कुल, और आप और भी कामयाबी की बुलंदियों को छूती रहें, यही मेरा आपके लिए गुड विशेस है। थैंक यू सो मच।
खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। आदाब।